मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू ससुराल छोड़कर गई मायके। अचानक ही दीपिका और शीला जी दोनों ही माँ बेटी के आगे कपड़ों से भरा बैग गिरा। दोनों ही डरकर दरवाजे की ओर देखती हैं तो सामने दीपिका का पति रोहन गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें लाल करते हुए दीपिका को घूर रहा था। अचानक दामाद का इतने गुस्से भरा रूप देखकर शीला जी डर जाती हैं और उनके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है। फिर भी बड़ी हिम्मत करके उन्होंने रोहन से बोला, दामाद जी ये क्या तरीका है, और ये बैग और दो दो सूटकेस किसके हैं? माँ जी ये बैग तो आपकी बेटी का है और यही तरीका है, इसके लिए सही है। आज तो मैंने कपड़ों से भरा बैग और सूटकेस फेंका है। अगर आपकी बेटी की यही हरकत रही तो पूरे रास्ते में थप्पड़ से मारते हुए मैं यहाँ पर फेंक कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस दामाद जी बहुत बोलिया, अपनी जबान संभाल कर बोलिए। आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। बेटी है वो मेरी, आपके घर की नौकरानी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे चाहें वैसे उसे रखें। हम भी जिंदा हैं। आपकी जगह कोई और होता तो उसके जुबान ही खींच लेती। आप हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, समझे आप? बहुत लाड से पाला पोसा है। जी माँ जी, बिल्कुल समझ गया। और आज तक तो जो नहीं समझा था, आज आपकी बात सुनकर, आपकी अकड़ देखकर वो भी समझ गया। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी से उम्मीद करना ही बेकार है। सही कहा आपने, अपनी बेटी को बेचा नहीं है तो आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। दीपिका, तुम खबरदार, जो आइंदा से मेरे घर के दरवाजे पर कदम रखने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन रात तुम्हें मायके में आने का नशा चढ़ा रहता है। बस रात बिताने के लिए तुम ससुराल जाती हो। पास में मायका है तो उसका भरपूर फायदा उठा रही हो। जब जी में आता है मुंह उठाकर चली जाती हो। बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रह गई। तुम्हें घर गृहस्थी से, लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है तो आज के बाद तुम यहीं रहोगी। मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे घर से तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। बहुत ही जल्दी तलाक के पेपर भी भेज दूंगा। अब इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है। तंग आ गया हूं मैं, कहते हुए रोहन जाने लगा। तभी पीछे से दीपिका के पापा राघव जी ने रोहन को टोका, बेटा सुनो। अरे सुनो तो सही, क्या बात हुई है? इन दोनों को छोड़ो, कम से कम मुझे तो बता दो, आखिर बात क्या हो गई? राघव जी की बात सुनकर रोहन थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि उसे पता था उस घर में राघव जी की नहीं बल्कि शीला जी की ही चलती है। थोड़ा नॉर्मल होते हुए रोहन ने राघव जी से कहा, पापा जी आपको पता है ना, 10 कदम पर ही मेरा घर है और शादी को पूरे 2 साल होने को आए हैं। दीपिका कभी भी पूरे दिन ससुराल में नहीं रहती। रोज सुबह ये चली आती है और फिर रात को सोने जाती है। यही इसका रोज का है। पर माँ अकेली घर में रहती है, पापा नहीं है। मैं ऑफिस चला जाता हूँ। दीपिका ने कभी भी मेरे माँ के बारे में नहीं सोचा। माँ भी उसे कभी कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी। अभी बच्ची है, पर आपकी बच्ची बड़े होने का नाम ही नहीं ले रही। इसे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक बार माँ ने दीपिका को मना भी किया था, रोज रोज मायके जाना अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना दीपिका ने कितनी लड़ाइयाँ की थी। दीपिका कहने लगी, अरे मेरा मायका कोई गरीब खाना नहीं है, पैसे वाले हैं, मुझे खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छे से रखते हैं। मेरी मम्मी को नहीं अखरता तो आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली? लेकिन आज मैंने इसे मना किया था कि आज मायके मत जाना, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें तेज बुखार हुआ है। एक गिलास पानी भी उठकर पीना उनके लिए मुश्किल है। मैंने इसे मना करने के बावजूद ऑफिस गया था। इसके बावजूद भी मेरे ऑफिस जाते ही ये तुरंत मुंह उठाए मायके चली गई। जब घर लौटा तो माँ बाथरूम के पास गिरी हुई थी।
चक्कर आ रहा था उन्हें। अरे ऐसी हालत में तो बहुएं तो सास की सेवा करती हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करता? अपनी माँ को अकेले मरने के लिए छोड़ दूं? रोहन की बात सुनकर राघव जी चुप हो गए। रोहन की एक एक बात सही थी। वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। रोहन की तरह राघव जी भी अपनी पत्नी और बेटी से लाचार थे, बहुत दुखी थे। समझा समझा के थक गए थे, पर वो अपनी ही मनमानी करती आई थी। ना बेटी सुनती, ना उनकी शीला जी। रोहन अपने दिल की भड़ास निकालकर अपने घर चला गया। रोहन के व्यवहार को देखकर दुखी होकर शीला जी अपनी बेटी से बातें कर रही थी। दीपिका रो रो कर माँ को अपना दुख बता रही थी। उसका कहना था कि रोहन ने सारा कुछ अपनी माँ के कहने पर किया है। रोहन की माँ की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो जानबूझकर नाटक कर रही हैं, हम दोनों के बीच में झगड़ा कराने के लिए। हाँ बेटी, मैं ऐसे पैतरे बहुत अच्छे से समझती हूँ, तू घबरा मत। रोहन तो ऐसे ही तुझे डमरा धराम कर गया है। अरे वो कोई तलाक वलाक नहीं देने वाला। तू अब चुपचाप यहाँ बैठ। देखना 1 महीने रहेगी तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अब तू रो रो के अपना बुरा हाल मत कर। रोते हुए तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तेरे लिए कुछ खाना बनवाती हूँ, तू यहीं रहेगी अपने माँ के पास। ये कहकर शीला जी किचन में चली गई, जहाँ पर उनकी बहू अंजलि कुछ पका रही थी। अरे बहू, क्या पका रही हो? जी माँ जी, चावल और दाल। अरे नहीं बहू, ये सब मत पका। मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल है, उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दामाद जी तलाक की धमकी देकर गए हैं। क्या माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ तू कुछ अच्छा बना, ये दाल चावल उबाल खाना वो ना खा पाएगी। ऐसा कर उसके लिए मलाई कोफ्ता, पनीर और नान वगैरह बना दे। उसे कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिला, और ताकि उसके मन को अच्छा लगे। पर मम्मी जी, मेरी कमर में सुबह से दर्द है, नसें एकदम तन गई हैं, हाथ पैर सूजन के मारे फूल गए हैं। मेरा 8वां महीना चल रहा है, इतना काम अकेले कैसे कर पाऊंगी? इतनी भयंकर गर्मी है, थोड़ा काम करती हूँ कि हाँफने लगती हूँ। अरे बहू, तुम बस अपना ही रोना लेकर बैठ गई। दिख नहीं रहा बेचारी के ऊपर क्या बीत रही है। तुझे तो उसे खुश रखना चाहिए, और तू खाना बनाने से मना कर रही है। थोड़ा हाथ पैर चला लेगी तो कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा। अब बहानेबाजी बंद करो और कुछ मीठा भी बना लेना। जब से प्रेग्नेंट हुई हो बहुत नाटक करने लगी हो। मम्मी जी, दीदी तो हर रोज यहाँ आती हैं और उनके लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ बनाती हूँ, पर आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज मैं दाल चावल बना रही थी। बड़ी मुश्किल से ये भी बना पाई हूँ। आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखती? मेरी तबीयत सही नहीं है। अब तो भी तबीयत का रोना लेकर बैठ गई। उधर दामाद जी अपनी माँ की तबीयत का रोना लेकर बैठे हैं, इधर तू भी बैठी है, सबकी तबीयत ही खराब है। शीला जी गुस्से में बोली, बहू, जो बोला है उसे बना, और कुछ मीठा भी बना लेना। कोई बहाना मैं नहीं सुनने वाली। अंजलि भी डर कर कुछ ना बोली। और एक बात तो है, तुम और बेटा पवन आज हॉल में ही सो जाना। दीपिका को एसी में मजे से सोने दे, उसके कमरे की एसी खराब है। अब भाभी है तो इतना तो उसके लिए कर सकती है ना। अंजलि को अपनी सासू माँ शीला जी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो हॉल में नहीं सोना चाहती थी। खाने तक तो ठीक था, वो मैनेज कर लेती, पर कमरा भी खाली कर देना। पर सासू माँ के आगे उसकी एक ना चलती, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वहीं पास में बैठा अंजलि का पति पवन बोला, मतलब शीला जी का बेटा, कब से बड़े ध्यान से सब बातें सुन रहा था कि जीजा जी कितने गुस्से में आज घर में उसकी बहन का सूटकेस पटक कर गए हैं। हॉल में कब से माँ बेटी दोनों का तमाशा देख रहा था। माँ समझा रही थी, दीपिका को चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
उन लोगों ने जो जो ड्रामा किया है ना, अब मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। चुप हो जा मेरी बेटी। कल हम शॉपिंग करने मॉल चलेंगे। तू जी भरकर शॉपिंग कर लेना और वहाँ की फेमस पानी पूरी भी खा लेना। तुझे पसंद है ना? उसके बाद अपनी सहेली के घर चली जाना। अब खुश है ना बेटी? ये सारी नौटंकी देखकर पवन को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो सीधे अपनी माँ शीला जी और दीपिका के पास जाता है, जो हॉल में बैठी रोहन के व्यवहार को लेकर दुखी होकर बातें कर रही थी और जीजा जी की माँ को बहुत अपशब्द बोल रही थी। पवन वहीं से गुस्से में अपनी पत्नी अंजलि को बुलाता है और कहता है, अंजलि, आज के बाद तुम अपना और मेरा, मम्मी पापा का खाना बनाओगी और एक भी रोटी ज्यादा नहीं बननी चाहिए। उतनी ही बननी चाहिए जितना हम चारों खा सके। किसी पांचवे के लिए तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ना काम करने की जरूरत है। तुम किसी की नौकर नहीं हो। अचानक ही बेटे का बदला रूप देखकर शीला जी हैरान हो जाती है। वो हैरानी से पवन से कहती है, अरे बेटा पवन, क्या काम था तो तुम भी शुरू हो गए। एक अपने जीजा को देखो, अपनी पत्नी के पैरों की जूती तक नहीं समझता है। यहाँ सबके सामने उसको जलील अपमान करके गया है और एक तुम हो कि जोरू के गुलाम बने रहते हो। अभी तुम्हारी शादी हुए 1 साल ही हुए हैं कि तुम अपनी पत्नी का पल्लू ही पकड़ कर बैठ गए हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। 4 नहीं, हम 5 लोग हैं। इस घर में दीपिका भी है। दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। दीपिका की शादी हो गई है। वो अपने घर में रह सकती है। रोज रोज यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और अगर इसे रोज रोज यहीं रहना है तो अपना काम खुद करे, खाना भी खुद बनाए, बर्तन भी साफ करे, किचन भी साफ करे। मेरी पत्नी नौकर नहीं है जो इसके लिए नए नए तरह तरह के पकवान बनाएगी। और अगर आपको भी दिक्कत है तो आप खुद अपना और दीपिका दोनों का खाना बना लो। और आज के बाद दीपिका की और मेरी पत्नी की तुलना कभी मत करना। भैया, ये आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे नहीं थे। आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और भाभी के होते हुए माँ खाना क्यों बनाएंगी? क्या फ़ायदा बहू होने का? अच्छा, तुझे भाभी के टाइम पर तो बहू का फ़र्ज़ बड़े अच्छे से याद आता है और खुद के टाइम पर बहू का फ़र्ज़ भूल जाती हो। मेरी पत्नी सास नंद की सेवा करे, क्योंकि उसकी सास तुम्हारी माँ है। तुमने कितनी बार अपनी सास की सेवा की? बीमार सास को छोड़कर यहाँ पर आकर चुगली करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम सिखाने आई हो हमें रिश्तों की कदर करना। पवन का ये तरीका है अपनी शादीशुदा बहन से बात करने का। माँ, ये इसी लायक है। इज्जत उसी को दी जाती है जो इज्जत के लायक रहता है। माँ, आपको क्या हो गया है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके लाड प्यार किसी दिन दीपिका का घर बर्बाद कर देगा। आज तो जीजा जी इसके कपड़े फेंक कर गए हैं, कल को तलाक के पेपर मुंह पर फेंक कर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे चलते उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन माँ, उसे बर्बाद और कोई नहीं, सिर्फ आप करी हैं। पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के बजाय आप उसे और बढ़ा रही हैं। पवन की ये बात सुन शीला गुस्से से भड़क गई। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बहन का इस घर में रहना खल रहा है और ये दिखावे की हमदर्दी तुम किसके लिए कर रहे हो, ये भी मैं अच्छे से समझ रही हूँ। पत्नी आने के बाद बेटा बदल ही जाता है। चुप करिए माँ, बहुत हो चुका आपका नाटक। आप लोग घर बसाना नहीं, तबाह करना जानते हैं। पास में मायके होने का ये मतलब नहीं है कि जब जी चाहे मुंह उठाकर चले आओ। कोई तरीका होता है। महीने में 2 महीने कभी आ जाओ, और आओ भी तो अपने घर गृहस्थी को अच्छे से सहेज कर, ना कि बूढ़ी बीमार सास को अकेला घर पर छोड़कर।
और अगर उन्हें अचानक कुछ हो गया या वो मर जाएं, तो वो दुनिया थूकेगी माँ। अरे अपनी ही माँ के बारे में सोच कर देखो, उनके दुख को अपने ऊपर लेकर देखो, तब तुम्हें उसके दुख के बारे में पता चलेगा कि जो काम तुम्हारी बेटी करी है, अगर वही काम तुम्हारी बहू करती तुम्हारे साथ, तो तुम्हें कैसा लगता। तब तो तुम ढिंढोरे पीटती पूरी दुनिया में, बहू की बुराइयां करती, हजार गालियां देती, उसके माँ बाप तक पहुंच जाती। आज बेटी के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा। नहीं दोगी खुद के लिए गाली, नहीं उठाओगी अपने संस्कारों पर उंगली। आज मैं जरा सा बोल रहा हूँ अंजलि को कि उसका खाना नहीं बनाएगी, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। क्यों बनाएगी? वो नौकर है क्या? वो भी दीपिका की तरह किसी की बेटी है। उसकी भी माँ बाप हैं। उसे बड़े लाड दुलार से पाला गया है। शीला जी दहाड़ते हुए बोली, पवन तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अरे सुनिए, देख रहे हैं आपका लाडला मुझे कितनी बातें सुना रहा है, और आप हैं कि बस सुनते जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ भी बात होती है आप और बेटे एक साइड हो जाते हैं, मैं और मेरी बेटी एक साइड। तभी राघव जी भी बोलते हैं, हाँ बेटा पवन, तू सही कह रहा है। वो भी बेटा पवन की बातों में हाँ मिलाते हैं। वो भी बहू को आवाज देते हुए कहने लगे, बहू आज के बाद तुम बस मेरा और अपना और पवन का ही खाना बनाओगी, अपनी सास का खाना नहीं बनाओगी। ये माँ बेटी खुद अपना बनाएं और खाएं, दूसरों के लिए ना सही, अपने पेट के लिए तो करेंगी ही ना। और खबरदार बहू, जो तुमने उनकी किसी भी काम में मदद की या खाना देने की कोशिश की, तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, ऐसे में सास का क्या फर्ज होता है? बहू की मदद करे। लेकिन नहीं, वो तो खुद फरमाइश पे फरमाइश लगा कर बैठी है, और अपनी बेटी को भी बुला बुला कर उसकी भी फरमाइश पूरी करवा रही है। खुद को 56 भोग खाने हैं और बेटी को भी 56 भोग खिलाने हैं। कभी फोन करके बुलाती हैं, आजा बेटी तेरे लिए पाव भाजी बनाया है। कभी कहती हैं, डोसा। ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा कर बैठी हो? घर है कि होटल खोल रखा है? क्या दामाद जी तेरी बेटी को भूखा मारे हैं, जो रोज रोज अपने घर में खाने पर न्योता दे रही है, जब वो खुद ही अपनी बेटी को सर पर चढ़ाती है? तो ऐसे स्वार्थी लोगों की बहू मदद तुम क्यों करोगी? अरे वो आज आपका भी पर निकल गए हैं। बेटा दामाद क्या थम गए जो आप शुरू हो गए? बुढ़ापे में भी जवानी आ गई है, ज्यादा जोश में आ गए हो। कल तक मेरे सामने जुबान नहीं खुलती थी, कभी चूंचा नहीं करते, और आज लेक्चर पर लेक्चर झाड़ रहे हो। प्रोफेसर हो गए अपने कॉलेज के, पर घर में दादागिरी नहीं चलेगी। अभी जो तुमने मेरा जोश और दादागिरी देखा नहीं है। शीला, अगर अभी मैं अपने पर आया ना, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे दामाद जी की तरह तुम्हें भी कपड़ों के साथ घर से बाहर निकालने में। अभी मैं सही सलामत हूँ और इस घर का मालिक हूँ और खुद का ख्याल भी रख सकता हूँ, इसलिए मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम्हारे दामाद को ज़रूरत नहीं रह गई तुम्हारी बेटी की, वैसे भी मुझे भी ज़रूरत नहीं। और ये घर भी मेरा है। 2 मिनट के अंदर ही माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए ज़बान पर लगान दो और अपने खाने की व्यवस्था खुद करो। तभी राघव जी साइड होकर किसी को फ़ोन मिलाते हैं, तो शीला जी कहती हैं, किसको फ़ोन लगा रहे हैं? करीब आधे घंटे के बाद डोर बेल बजी, तो दरवाजे पर शीला जी के बड़े भाई गौतम जी आए थे। जैसे ही शीला जी ने दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गईं। भैया आप इस समय? सब खैरियत तो है? माँ ठीक है ना? हाँ शीला जी, जीजा जी ने फ़ोन करके बुलाया तो मैं तुरंत घबराता हुआ चला आया। क्या बात हो गई? राघव जी दरवाजे के पास आइए। आइए साहले साहब, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। प्रणाम जीजा जी, कैसे याद किया? क्या बात हो गई जो इतनी रात को हमें बुलाया? माफ़ कीजिएगा साले साहब, इतनी रात को आपको कष्ट दिया।
पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये लो अपनी बहन का सूटकेस, बैग और हमेशा के लिए ले जाओ अपनी बहन को। क्या बात हो गई जीजा जी? कोई गलती हो गई क्या? शीला जी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी करके घूरते हुए बोली। क्या कह रहे हैं राघव जी? बुढ़ापे में आपका दिमाग सठिया गया है। घर में जवान बेटा और बहू हैं और आप अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल रही हैं। इस उम्र में आपका दिमाग तो सही है ना? राघव जी गुस्से में दहाड़ते हुए बोले। आज मेरे बेटे पवन ने मेरी आंखों में बंधी पट्टी खोल दी। आज मेरा दिमाग सही हुआ है। चुप रहकर बहुत सर पर चढ़ा दिया था मैंने तुझको, पर अब और नहीं। अभी तक तुम अपनी मनमानी करती आई हो, पर अब तुम्हारी कोई नहीं चलेगी। तुम माँ बेटी यहाँ से जा सकती हो। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर में रहने की, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई को बुला दिया है। अब तुम जाओ अपने मायके। आज जिंदगी में पहली बार राघव जी ने गुस्से में शीला जी से बात की थी। एक तरफ बेटा आग का गोला बना पड़ा है, दूसरी ओर पति अंगारों की तरह दहक रहा है। इन दोनों पर तो शीला जी को नाज था। ये दोनों उनके बस में थे तो ही इस घर में उनकी चलती थी। वो जो कहती वही होता था। लेकिन आज यही दोनों उनके खिलाफ हो गए, जिसके चलते शीला जी की औकात ही दो कौड़ी की हो गई थी। जब शीला जी खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पाती, तो भला बेटी को कैसे इस घर में रख पाएंगी? घर का तनाव भरा माहौल देखकर बेटा और पति का गुस्सा देख उनके मुंह ना लगे। उन्होंने बेटी को समझा बुझाकर ससुराल भेजने में ही सलाही समझी। तुरंत ही फोन उठाकर रोहन को फोन लगाया, उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें आश्वासन भी दिया कि आज के बाद दीपिका बस महीने में एक दिन के लिए ही उनसे मिलने आया करेगी। फोन रखकर शीला जी ने तुरंत ही कहा, बेटा देख, सबका गुस्सा तो तुम देख ही रही हो ना, तो तुम दामाद जी को समझ सकती हो और ना ही मैं तुम्हारे भाई और पापा को। ये तीनों ही हम दोनों के खिलाफ हो गए। जैसे दामाद जी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, अगर तुम्हारे पापा ने और भैया ने मुझे सच में निकाल दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और तुम्हारे पापा का गुस्सा देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अब इस घर में रखेंगे। इसलिए तू अपने घर में चली जा और मुझे अपने घर में शांति से रहने दे। मैं अपने पति से माफ़ी मांग लेती हूँ, तू अपने पति से माफ़ी मांग ले, सब सही हो जाएगा। मेरा भाई तो पहले ही इस घर में आ गया है। मेरी बदनामी मेरे मायके तक पहुंच जाएगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। इसलिए तू समझ बेटी, अब ज़्यादा बात मत बढ़ा। बेटा अभी तो भाई को यहाँ बुलवाया है। बेटा भलाई इसी में है कि तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। फ़ोन पर तो बातें करते रहेंगे। मैंने दामाद जी को साफ साफ बोल दिया है कि तुम महीने में बस एक दिन आओगी, तो बेटा महीने में बस एक दिन ही मिलेंगे। रोज़ रोज़ आने से दोनों ही घर बर्बाद हो रहे हैं और इस बुढ़ापे में मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहती। खुद का बनाना खुद का खाना हमसे नहीं होगा। और आज तुमने बहुत बड़ी गलती की। अपनी बीमार सास को वहाँ अकेले छोड़कर तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने बुलाया तो क्या हुआ, तुझे मना भी कर सकती थी ना। माँ का बदलता रूप देख दीपिका भी आश्चर्य से अपने हाथों को गाल पर रखकर सोचने पर मजबूर थी। क्या उसने सच में गलती की थी? क्या उसे बीमार सास को छोड़कर नहीं आना चाहिए था? उसे लगा माँ तो सच कह रही हैं, भैया भी अपनी जगह सही है और पिताजी ने भी आज जो कदम उठाया सब ठीक है। मैं ही गलत थी। एक तो पहले से ही माहौल इतना बिगड़ा हुआ था, दूसरा पति और पापा और भैया सबका व्यवहार देख दीपिका को लगा कि सच में अगर रोहन की तरह भैया और पापा ने भी माँ के साथ उसे घर से निकाल दिया तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगी? ससुराल वाले भी उसके खिलाफ, मायके वाले भी उसके खिलाफ। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हार कर मजबूरी में ही सही
दीपिका ने रोते हुए अपना बैग उठाया और चल पड़ी अपनी ससुराल। ना दीपिका को छोड़ने पवन गया और ना ही राघव जी गए, ना ही रोहन आया। दीपिका को अपनी गलती खुद ही सुधारनी थी। जिस मायके का घमंड था, बड़ा धौंस जमाती थी, आज वो मायका भी उसे बेगाना लगने लगा था। शीला जी अपने भाई से कहती हैं, भैया हर घर में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, हम उसे आपस में सुलझा लेंगे, मैं मायके नहीं जाने वाली। सुनिए जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। शीला जी अपने पति के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती हैं। ये सब देखकर पवन, राघव जी और गौतम जी हंस रहे थे, क्योंकि राघव जी ने तो बस एक हुक्म का पत्ता फेंका था, एक चाल चली थी शीला जी को और उनकी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए, जो कि वो उसमें कामयाब हो गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मायका ससुराल पास पास हो तो भी बेटी को हर समय मायके में जाकर डोरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भाभी भी तो किसी की घर की बेटी हैं, वो भी तो अपने मायके जा सकती हैं। सच्चा सुख अपने घर गृहस्थी को संभालने में ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में किसका किरदार आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।